नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी एसआईआर पर फंसे चुनाव आयोग की, महाराष्ट्र में अपने ही जाल में उलझी बीजेपी की, देखेंगे दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर क्यों छिड़ा विवाद, बिहार में क्यों उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर लटकी बंटवारे की तलवार, जानेंगे कैसे ट्रंप के नए बयान पर घिर गए पीएम मोदी। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को निरस्त करने का दिया आदेश, परीक्षा में अनियमितताओं के चलते एक्शन। काफी विवाद के बाद आखिरकार बिहार में आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने ज्वाइन की नौकरी, पटना सदर अस्पताल में तैनाती। नियुक्ति पत्र बांटते वक्त सीएम नीतीश ने खींचा था महिला डॉक्टर का हिजाब। सरकारी नौकरी में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एक बार आरक्षण का लाभ लेने पर नहीं कर सकते जनरल सीट पर दावा, कहा मेरिट सबके लिए। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की मान्यता रद्द, मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर हुआ था विवाद, स्टूडेंट्स दूसरे कॉलेजों में किए जाएंगे शिफ्ट। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 102 अंकों की गिरावट के साथ 84,961 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 37 अंकों की गिरावट के साथ 26,140 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर 8 जनवरी से सुनवाई शुरू हो रही है। 6 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने साफ कह दिया था कि अब इस पर लगातार सुनवाई होगी। वैसे चुनाव आयोग तर्क दे रहा है कि एसआईआर कराना उसका अधिकार है, वो लोगों की नागरिकता भी जांच सकता है, लेकिन जिन 12 राज्यों में अभी एसआईआर चल रहा है उसे लेकर वो मुसीबत में घिरता दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और एसआईआर का जो ड्राफ्ट रोल जारी हुआ है उसने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। 12 राज्यों में 13% वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। करीब 15% वोटर संदिग्ध बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश के ड्राफ्ट रोल में काटे गए हैं। 2,89,00,000 लोगों के वोट काट दिए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट का 18% से भी ज्यादा है। यूपी के जिन जिलों में मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है, वहां 20% से ज्यादा वोट काट दिए गए हैं। और जो नाम वोटर लिस्ट में आ गए हैं उनमें से 20 से 25% को संदिग्ध कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तो एसआईआर को लेकर अलग ही बवाल मचा हुआ है। संदिग्ध वोटर बताकर कई दिग्गजों को नोटिस थमाए जा रहे हैं, जिनमें से एक नाम नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन का भी है। उन्हें नोटिस भेजा गया है, अपनी पहचान बताने को कहा गया है कि साबित करें कि आप भारत के नागरिक हैं, कोई घुसपैठिए नहीं। सेन को मिले नोटिस पर विपक्ष भड़क उठा है। कांग्रेस ने ट्वीट किया, एसआईआर की धांधली को समझिए। चुनाव आयोग ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को अपनी नागरिकता साबित करने को कहा है। बाकायदा इसके लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है। ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगा दिया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने मालिक मोदी को खुश करना है। अमर्त्य सेन को नोटिस भेजना दुखद है। चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी सवाल उठाए हैं। कहा है कि वो सिर्फ सेन का अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अभिनेता देव और क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी नोटिस भेजे गए थे, मानो उपलब्धि, ईमानदारी और गरिमा का कोई महत्व ही नहीं रह गया हो। बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग बंगाल का अपमान कर रहा है। अमर्त्य सेन को दिए गए नोटिस पर जब चुनाव आयोग घिरा तो इसे टाइप की गलती बता रहा है, बीएलओ पर एक्शन लेने की बात कर रहा है। लेकिन कई दूसरे लोग हैं जिन्हें एआई के जरिए नोटिस भेजे जा रहे हैं, नागरिकता साबित करने को कहा जा रहा है और चुनाव आयोग इसके समर्थन में दलीलें दे रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जनवरी से सुनवाई शुरू हो रही है। चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें लोगों की नागरिकता जांचने का अधिकार किसने दे दिया, लेकिन ज्ञानेश कुमार दावा कर रहे हैं कि संविधान ने चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया है। चुनाव आयोग को अधिकार मिला है तो वो वोटर लिस्ट में किसी को शामिल करने से पहले उसकी भारतीय नागरिकता की पड़ताल करे, जिससे कोई विदेशी यहां वोट नहीं डाल पाए। लेकिन यह भी कहा है कि वोटर लिस्ट से अगर किसी का नाम हटाया जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो भारत का नागरिक नहीं है। एक तरफ चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो भारत का नागरिक हो सकता है, दूसरी तरफ भारत के नागरिक से वोट देने का अधिकार भी छीना जा रहा है। चुनाव आयोग अपने ही दावों में घिरता दिख रहा है, लेकिन ज्ञानेश कुमार जिद पर अड़े हैं। साफ कह दिया है कि हम एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। विपक्ष को उम्मीद है कि 5 राज्यों के चुनाव के ऐलान से पहले सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर फैसला सुना सकता है। एक डर भी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बिहार जैसा खेल दूसरे राज्यों में भी हो सकता है।
एसआईआर पर चुनाव आयोग फंसता दिख रहा है तो बीजेपी भी अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है। महाराष्ट्र में निकायों पर कब्जे की लड़ाई में बीजेपी ने अपनी किरकिरी करा ली। सहयोगी को कमजोर करने के लिए पार्टी ने अपने धुर विरोधियों से भी हाथ मिला लिया। यहां तक कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी साथ ले लिया। लेकिन अब इसे लेकर बीजेपी के अंदर ही गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके बाद पार्टी भी पलटी मारती दिख रही है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र निकायों पर कब्जे की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। अकोला नगर पालिका में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। 35 सदस्यों वाली अकोला नगर पालिका में बीजेपी को 11 सीटों पर जीत मिली। बहुमत के लिए 18 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। यहां पर 5 सीट एआईएमआईएम को मिली थी और बीजेपी ने अपना चेयरमैन बनवाने के लिए एआईएमआईएम से गठबंधन कर लिया। निर्दलीय पार्षदों और एआईएमआईएम के समर्थन से अपना चेयरमैन बनवा लिया। तो वहीं अमरनाथ नगर पालिका में तो शिंदे की पार्टी के हाथ से कुर्सी छीन ली। अमरनाथ नगर पालिका में 59 वार्ड हैं और सबसे ज्यादा सीटें शिंदे की शिवसेना के हिस्से में आई थी। उसे 27 सीटें मिली थी। बीजेपी को 14, कांग्रेस को 12 और अजित पवार की एनसीपी को 4 सीटें मिली थी। बीजेपी ने शिवसेना से महापौर पद छीनने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया। अमरनाथ नगर पालिका पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस ने तुरंत ही एक्शन लिया, अपने सभी पार्षदों को निलंबित कर दिया। अमरनाथ के ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप पाटिल को सस्पेंड कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की भी जबरदस्त किरकिरी हो रही है। सवाल किए जा रहे हैं कि सत्ता के लिए वो कितना झुकेगी। शिवसेना ने भी बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाया है, कहा है कि यह गद्दारी है। बीजेपी हाईकमान ने भी सवाल उठाए हैं, जिसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के गठबंधन की उन्हें कोई खबर नहीं थी, ऐसा हुआ है, ये गलत है। फडणवीस ने सफाई दी है कि अमरनाथ और अकोला में गठबंधन पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की मंजूरी के बिना हुआ है। अगर किसी स्थानीय नेता ने ऐसा फैसला अपनी मर्जी से लिया है तो यह अनुशासन के खिलाफ है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है तो दिल्ली में भी बीजेपी सरकार सवालों से घिर गई है। तुर्कमान गेट इलाके में बीती रात भारी बवाल देखने को मिला। 30 बुलडोजरों के साथ दिल्ली नगर निगम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में फैज़े इलाही मस्जिद के पास निर्माण को जमींदोज कर दिया, जिसका जमकर विरोध हुआ और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी झड़प हो गई। अब इसे लेकर दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका 7 तारीख को छावनी में तब्दील हो गया। 6 जनवरी की पूरी रात यहां बुलडोजर चलते रहे। दिल्ली नगर निगम ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच फैज़े इलाही मस्जिद कैंपस के पास बने निर्माण को जमींदोज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान मुस्लिम बहुल इलाके में जबरदस्त तनाव देखा गया और झड़पें भी हुई। दरअसल प्रशासन की टीम 6 दिसंबर की देर रात 30 बुलडोजर्स के साथ मौके पर पहुंची थी। रामलीला मैदान से सटे इस इलाके में जैसे ही डिमोलिशन का काम शुरू हुआ, स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कार्रवाई का विरोध कर रही भीड़ ने मस्जिद के पास से पुलिस और एमसीडी कर्मचारियों पर अचानक भारी पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में 5 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। तनाव को देखते हुए पूरे तुर्कमान गेट और आसपास के क्षेत्र को 9 सुरक्षा जोन्स में बांट दिया गया था। हर जोन की कमान एक एडिशनल डीसीपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई। पुलिस ने घेराबंदी कर भीड़ को खदेड़ा और पूरी रात यहां बुलडोजर चलते रहे। अधिकारियों के मुताबिक मस्जिद के पास सड़क, फुटपाथ, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और सामुदायिक हॉल के नाम पर किए गए अतिक्रमण को पूरी तरह साफ कर दिया गया है। एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई किसी भेदभाव के तहत नहीं बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा 12 नवंबर 2025 को दिए गए आदेश के अनुपालन में की गई है। कोर्ट ने सेव इंडिया फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए रामलीला मैदान के पास 38,940 वर्ग फुट की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद समिति का दावा है कि उन्होंने इस डिमोलिशन ड्राइव के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई जारी थी। स्थानीय निवासियों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि कड़कड़ाती ठंड में आधी रात को यह कार्रवाई की गई। फिलहाल इलाके में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात हैं। प्रशासन का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन गश्त जारी रखी जा रही है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन को लेकर बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है तो उपेंद्र कुशवाहा की मुसीबतें उनकी ही पार्टी के नेताओं ने बढ़ा दी हैं। जिस तरह आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ही बेटे को नीतीश सरकार में मंत्री पद दे दिया, उससे पार्टी के अपने ही नेता नाराज हैं और अब उन्होंने बगावत के संकेत दे दिए हैं, जिससे आरएलएम में बड़ी टूट के आसार बन गए हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा बड़ी मुश्किलों से घिर गए हैं। उनकी पार्टी में बगावत के सुर उठ रहे हैं और इसका सीधा असर उनके बेटे और बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के राजनीतिक करियर पर भी पड़ सकता है।
दरअसल दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने के फैसले से पार्टी के कई नेता नाराज हैं और वो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं। और अब तो आरएलएम के 3 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे आरएलएम के अस्तित्व पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। बागी नेताओं में रमेश्वर महतो, माधवानंद और आलोक कुमार सिंह का नाम शामिल है। उनका कहना है कि वे कुशवाहा के साथ वंशवाद के खिलाफ लड़ने आए थे, लेकिन यहाँ तो परिवार बचाओ और बढ़ाओ की राजनीति हो रही है, जिससे साफ है कि अब उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। इनकी नाराजगी इसलिए है क्योंकि दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और फिर भी उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें मंत्री पद दे दिया। इसलिए इन विधायकों ने कुशवाहा की लिट्टी पार्टी से किनारा किया और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि जिस तरह 2021 में लोजपा 2 गुटों में बंट गई थी, पशुपति पारस की आरएलजेपी और चिराग पासवान की एलजेपीआर, ठीक उसी तरह अब आरएलएम पर भी बंटवारे की तलवार लटक रही है। लेकिन अगर आरएलएम के ये विधायक अलग गुट बनाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए दोहरी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। पहले तो उनकी पार्टी बिखर जाएगी और दूसरी ये कि उनके लिए अपनी राज्यसभा सीट बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, जो अप्रैल में खाली हो रही है। इसके साथ ही दीपक प्रकाश अगर एमएलसी नहीं बन पाए तो नीतीश मंत्रिमंडल से उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि पार्टी के अंदर उठे इस तूफान को उपेंद्र कुशवाहा कैसे शांत करते हैं। सवाल ये भी है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को बचा पाएंगे, ये देखना होगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर टूट का खतरा मंडरा रहा है तो संकट में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार भी है। इंदौर में दूषित पानी पीने से जान जाने के मामले में सरकार बुरी तरह घिर गई है। एक तरफ जहां सरकार ने 18 पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे दिया है, तो वहीं प्रशासन जान गंवाने वालों की संख्या 6 ही बता रहा है। और इस बीच अब जान गंवाने वालों की संख्या 18 से बढ़कर 20 हो गई है, जिस पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से जान जाने का मामला अब एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद का रूप ले चुका है। स्थिति ये है कि जान जाने के आधिकारिक आंकड़ों, कोर्ट में पेश रिपोर्ट्स और बांटी गई सहायता राशि के बीच गहरा विरोधाभास नजर आ रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है, जबकि प्रशासन अब भी केवल 6 की बात कर रहा है। गौर करने वाली बात है कि सरकार ने हाईकोर्ट में सिर्फ 4 जाने जाने का हलफनामा दिया था, लेकिन अब तक 18 पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। बुधवार को प्रशासन ने मुआवजे की लिस्ट में 2 नए नाम भी जोड़ दिए हैं। इस पर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार आंकड़ों के विवाद में नहीं पड़ना चाहती। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन ने पीएम रिपोर्ट को आधार बनाया है, लेकिन वो अंतिम नहीं है। सीएम ने आश्वासन दिया कि नगर निगम के पंजीयन में जो भी संख्या सामने आएगी, सरकार उन सभी को राहत राशि देगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मुद्दे पर अब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार आंकड़े छिपाकर अपनी विफलता पर पर्दा डालने का काम कर रही है। जमीनी हालात अब भी चिंताजनक हैं। बुधवार को नर्मदा लाइन चालू होते ही फिर से लीकेज हो गया, जिससे घरों और दुकानों में पानी भर गया। वर्तमान में 105 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से 3 वेंटिलेटर पर हैं। भागीरथपुरा के लोग डरे हुए हैं और बोरिंग का पानी छोड़कर टैंकर्स पर निर्भर हो गए हैं। अब इस मामले में आगे क्या होता है? क्या इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? क्या पीड़ितों को न्याय मिल पाता है? ये तो देखना होगा। इंदौर का दूषित पानी मामला बीजेपी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया है, तो ट्रंप के बयान भी पीएम मोदी पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे पीएम मोदी विपक्ष के निशाने पर आ जाते हैं। और अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर देश की सियासत में बवाल मच गया है। तो अब क्या कुछ कहा ट्रंप ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पीएम मोदी को लेकर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में ट्रंप ने यह दावा किया था कि मोदी उन्हें खुश करना चाहते हैं और अब उनका एक और बयान सामने आया है, जिसके बाद मोदी की चुप्पी पर विपक्ष के सवाल गहराने लगे हैं। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि पीएम मोदी खुद मुझसे मिलने आए थे। वो मेरे पास आए और बोले, सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? और मैंने कहा हाँ। ट्रंप के ऐसे बयानों पर अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपना एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए मोदी सरकार को घेरा है। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि ट्रंप के कॉल पर मोदी की जी हुजूरी शुरू हो जाती है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। कांग्रेस सांसद के इस बयान पर कहा जा रहा है कि वो सच कह रहे थे, यानी राहुल की बात आखिरकार सच साबित हुई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी से ये मांग की है कि अगर ट्रंप के ये दावे झूठे हैं तो उन्हें इसका खंडन करना चाहिए और ट्रंप को करारा जवाब देना चाहिए। ये सारे दावे डोनाल्ड ट्रंप के हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं
तो प्रधानमंत्री मोदी उसका साफ स्पष्ट शब्दों में खंडन करें और कहें कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। और अगर वो सच बोल रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी भक्तों को बरगलाने के लिए इस देश की कितनी और तौहीन कराइएगा। जैसा आप जानते हैं कि ट्रंप इन दिनों लगातार ये दावा कर रहे हैं कि मोदी उन्हें खुश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि मोदी जानते हैं कि उन्हें खुश करना कितना जरूरी है। ट्रंप के इन बयानों पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर कांग्रेस कई बार उन पर निशाना साध चुकी है और अब ट्रंप के इतने बड़े बयान पर मोदी की चुप्पी बरकरार रहने से विपक्ष को एक और मौका मिल गया है। विपक्ष मोदी से ट्रंप को जवाब देने की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि विपक्ष के लगातार इन हमलों के बाद मोदी ट्रंप को कोई जवाब देते हैं या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई को। कोर्ट में सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। कोर्ट ने सड़कों को कुत्तों से खाली रखने पर जोर दिया। लोगों की सुरक्षा के लिहाज से सुनवाई को काफी अहम माना जा रहा है। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान और किस नतीजे पर पहुंचा कोर्ट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़ी याचिकाओं पर बुधवार को जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने साफ किया कि मामला सिर्फ कुत्तों के काटने तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से भी जुड़ा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस मेहता ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और कोर्ट परिसर जैसी जगह सार्वजनिक सड़कें नहीं हैं, यहाँ कुत्तों की क्या जरूरत है। अदालत ने हाल ही की घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले 20 दिनों में आवारा जानवरों की वजह से 2 जजों के साथ एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल भी है। कोर्ट ने 2 टूक कहा कि रोकथाम इलाज से बेहतर है, सड़कों को कुत्तों से खाली रखना होगा। आइए एक बार इस मामले पर हुई सुनवाई में हर पक्ष की दलील पर नजर डालते हैं। पशु प्रेमियों की तरफ से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि CSVR मॉडल यानी कैप्चर, स्टेरिलाइज, वैक्सीनेट और रिलीज पर ध्यान देना होगा। कुत्तों को हटाने से समाधान नहीं होगा। मैं मंदिर जाता हूं, लेकिन मुझे कभी किसी कुत्ते ने नहीं काटा। इस पर बेंच ने जवाब दिया कि आप खुशकिस्मत हैं, लेकिन बाहर बच्चे काटे जा रहे हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गेटेड कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को वोटिंग के जरिए यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वो कुत्तों को कैंपस में चाहते हैं या नहीं। कल को कोई भैंस ले आएगा और कहेगा कि मैं पशु प्रेमी हूं। एक याचिकाकर्ता ने अपनी बेटी का उदाहरण देते हुए कहा कि हाउसिंग सोसाइटियों से कुत्तों को हटाना जरूरी है, क्योंकि बच्चे बाहर निकलने से डर रहे हैं। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि भारत में कुत्तों की आबादी 5 करोड़ 25 लाख से ज्यादा है। इतने कुत्तों के लिए शेल्टर होम और खाने का खर्च करोड़ों में है, जबकि देश के हजारों स्कूल्स में बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने कुत्तों की गणना और नसबंदी पर जोर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने उन राज्यों जैसे यूपी, MP, पंजाब को भी आड़े हाथों लिया, जिन्होंने अब तक इस मामले में हलफनामा दायर नहीं किया है। बहस अधूरी रहने के कारण मामले की अगली सुनवाई गुरुवार यानी 8 जनवरी को सुबह 10:30 बजे जारी रहेगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते